धन्यवाद। कल मैं इस पाठ के प्रथम चरण में आपको इसके मुख्य भाग की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। आज मैं इसके बचे हुए भाग को समापन करने की कोशिश करूंगा। तो कल गांव से मक्खनपुर जाते, डाकखाना कहाँ था? मक्खनपुर में। बड़े भाई साहब ने क्या कहा था? जाकर के चिट्ठी डाल दो, आज ही शाम के डाक से निकल जाना चाहिए। पहले लोग साइकिल से क्या करते थे, डाक लेकर के बड़े डाकखाने में पहुंचाते थे, वहां से गाड़ी से तब एक जगह इकट्ठा होता था, ऐसे ऐसे नियम था। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप लोग देखे हैं मुंशी जी लोग चिट्ठी लेके घूमते थे घर घर, देखे हैं? अभी भी अब तो अब चिट्ठी चलता कहाँ है, अब तो बहुत कम चलता है। लेकिन किसी का इंटरव्यू लेटर हो या किसी का किताब उताब हो तो लोग पहुंचाते हैं। तो इसमें गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। रोज की उसकी आदत थी। इधर से पढ़ने जाएंगे तो ढेला फेंकेंगे। अगर 10 गो साथी है तो 10 फेंकेगा, एगो मानेगा नहीं, 10 फेंकेगा। उस सांप को परेशान करेगा, फों फों करेगा तो सुनेगा और पीछे भागेगा। इधर से जाते वक्त भी और उधर से आते वक्त भी, दोनों तरफ से करना है। पढ़ाई नहीं हो चलेगा, घर में पिटाएंगे वो भी चलेगा, लेकिन ढेला फेंकना बंद नहीं होगा। ये बच्चों की आदत होती है। उसी तरह से रोजाना फेंकता था। सांप से फुसकार करवा लेना उस समय का सबसे बड़ा काम समझता था। सांप का फुसकार सुनना बहुत जरूरी है। टीचर की बात सुनाई पड़े न पड़े काम चल जाएगा, लेकिन रास्ते में सांप को मारो ढेला से, वो उचक करके फों करता है, ये जरूर सुनेंगे। बच्चों का स्वभाव इस तरह से आदत हो गई थी सांप से। इसलिए जैसे ही हम दोनों कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति माने आदत होता है, आदत तो जागृत हो गई। रोज काम करते थे। आज तो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उसी कुआं के पास से गुजर गए थे तो दिमाग में आया कि ढेला फेंकेंगे। मेरे में क्या जरूरत था, चिट्ठी डाल के आते तो फेंकते। लेकिन बच्चों की बात, और उस वक्त जो है लेखक के दिमाग से ये बात निकल चुका था कि मैं टोपी में क्या रखा हूं, चिट्ठी रखना भूल गया था। जेब तो था नहीं, टोपी में चिट्ठी रखे हुए था और ये भूल चुका था। और फेंकने की आदत थी ढेला रोज, इसलिए फेंकना शुरू किया। कैसे हुआ? मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। जैसे बड़े मृग शावक के पीछे, मृग शावक मतलब हिरन का बच्चा, शावक मतलब बच्चा होता है, हिरन का बच्चा के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। अरे बड़े भाई के पीछे छोटा भाई नहीं चलता है, बड़ा जहां जाएगा वहां छोटा जाएगा, पीछे भी चलता है। उसी तरह से छोटा कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। एक हाथ से ढेला फेंका और दूसरे से ऐसे टोपी उतारा। उसके दिमाग में था नहीं कि टोपी में क्या है, चिट्ठी है। अब जैसे टोपी उतारा तब तक सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर बिजली गिर पड़ी। मैंने तो सांप पर ढेला फेंक दिया, लेकिन उसकी फुसकार मुझको सुनाई पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन मेरे ऊपर बिजली गिर गई। क्या बिजली गिर गई? जैसे ही टोपी उतारा, तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में चली गई। तीनों चिट्ठी जो है, ऐसे जैसे टोपी उतारा, तीनों चिट्ठी चक्कर काटते हुए इसे पतंग की तरह कुएं के अंदर चली गई। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा, देखिए कितना सुंदर व्याख्या किया है। घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। जैसे कोई चीरन, ये हिरन घास चर रहा हो, शिकारी अचानक पीछे से गोली मार दिया,
वो बेचारा एक बैग गिर के तड़पड़ाने लगता है, वहीं दशा मेरी हो गई। मैं तो सांप को ढेला से मारा और जैसे ही चिट्ठी कुएं में गिर पड़ी, उस गोली खाए हुए हिरन की तरह मैं तड़पने लगा कि अब क्या होगा। उसके बाद क्या करता है, उसी भांति हुए चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरा तो जान ही निकल गया। उसके गिरते ही मैंने उसको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा। ठीक वैसे ऐसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर हमला करता है। मैं झपटा चिट्ठी को पकड़ने के लिए। कैसे झपटा, जैसे कोई शिकारी किसी शेर को गोली मार दिया और घायल हो गया, और शेर शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा हो, और घायल शेर जिस तरह से पेड़ पर हमला करता है, पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता है। शेर पेड़ पर चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। बिल्ली चढ़ जाती है, शेर नहीं चढ़ता है। झपट्टा जिस तरह से मारता है शेर, उसी तरह मैं चिट्ठी को तो झपट्टा मारा, लेकिन कुएं में जा नहीं सकता था, इसलिए कि डर है कि सांप है काट लेगा। झपट्टा मारा, लेकिन पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उसको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके से मैं अगर कुएं में गिर गया होता तब तो राम नाम सत्य हो जाता, लेकिन बच गया। अब चलिए, कुएं की पाट पर, पाट समझता है जो कुएं के चारों तरफ जो बना होता है इस तरह से, अरे ऊंचा करते हैं ना कुआं को, चारों तरफ से बैठने के लिए बनाते हैं। कच्चा कुआं था लेकिन मिट्टी को बराबर कर दिया गया था चारों तरफ से। पाट पर बैठकर हम रो रहे थे। छोटा भाई दाढ़े मारकर, मतलब जोर जोर से रोना। वो बड़ा वाला थोड़ा धीरे धीरे रो रहा था, तो छोटा वाला मुंह बाके और रो रहा था खूब तेज से। और वहां कोई नहीं है, दोनों रो रहे हैं। मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, पतीली में उफान आने से ढक्कन ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा और पीटने के भय उद्योग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने की भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करता था, पर कपोलों पर अश्रु बूंद गिर जाते थे। देखता है जिस तरह से पतीला में कुछ ये क्या कहते हैं, आलू वगैरह जब उसको उबालते हैं तो उस पर ये पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, और जब भाप निकलता है, 2-4 बूंद गिरता है ना, तो बड़ा भाई अपने अंदर के उफान को रोकता है कि हम रोए नहीं तो छोटा और जोर चिल्ला रहा है। फिर भी जब ध्यान आता है चिट्ठी का, तो जबरदस्ती 2-4 बूंद आंसू क्या होता है, आंख से टपक जाते हैं। आंसू लुढ़क ही जाते हैं। मां की गोद याद आती है। जब बच्चे के ऊपर विपत्ति आती है तो सबसे पहले किसको याद करता है? अपनी मां को। आजकल मम्मी लोग बोलता है। मम्मी का माने समझते हो क्या होता है? मरे हुए लाश का ढेर, उसको मम्मी कहते हैं। तो पहले बाबूजी था, पिताजी बन गया, उसके बाद पापा जी बन गया, उसके बाद डैडी बन गया। अब डैडी के बाद डैड कहता है, डेड, DAD, डिड में मरा हुआ। पापा मर गए, डैड। माई से माता हुआ, माता से मम्मी हुआ, और मम्मी से मॉम हो गया। मॉम, हेलो मॉम। देसी मुर्गी बिलायती बोल, हेलो मॉम। आया आश्चर्य की बात है कि मम्मी अनपढ़ है, माने उसकी माता अनपढ़ है। कोई पढ़ा लिखा औरत, ये लड़की या लड़का आता है शहर से, हेलो मॉम। अब वो बेवकूफ है कि वो बेवकूफ है? समझो इस बात को, कौन बेवकूफ है? हमारी मां हमसे भोजपुरी में बात कर रही है और हम उसमें अंग्रेजी के शब्द का पूट देके हिंदी में बात कर रहे हैं। वाह, बड़ी समझदार हैं, सिद्ध करते हैं कि हमको अंग्रेजी आता है। एक दिन तुमको भोजपुरी कविता हम सुनाएंगे, लिख के रखे हैं घर पर, जिस दिन याद आया तो लेके आएंगे, तुमको बताएंगे भोजपुरी कितना सरस भाषा है। हिंदी नहीं, भोजपुरी कविता। हमारे स्कूल में थे इसके पहले, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वार्षिक महोत्सव, तो उसमें हम सुनाए थे उस कविता को। हमारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम मोबाइल से उसको चुन के रखे हैं, किस दिन बताएंगे तुमको। तो यहाँ पर अब देखो वो क्या सोचता है। चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। मां की गोद की याद आती थी, जी चाहता था कि मां आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएगी।
सोचता है कि अगर माँ आते कहते कह रहे क्यों रोता है, चुप हो जाओ, हम उसको डांट देंगे, फिर से चिट्ठी लिख देगा, काहे रोता है। ये सोच रहा है, मम्मी तो वह है नहीं, माता वह है नहीं, सोच रहा है। फिर दूसरी बात सोचता है कि घर मिट्टी जो है कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए ताकि ऊपर से चिट्ठी क्या है उसमें ढक जाए, और घर जाकर बोल दें कि दखाना में डाल दिया है। सोच रहा है ऐसा कि चिट्ठी को ये मिट्टी से ढक दे पूरी तरह से, और घर जाकर बोल दें कि चिट्ठी हम डाल दे। होता है ना ऐसा। उसके बाद आगे क्या तबीयत थी, घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाला है, पर उस समय में झूठ बोलना जानता नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होगी। धुनाई नहीं, रुई की तरह धुनाई, मैंने आंख बंद करके डंटा शुरू। अब कितना मारे कोई गारंटी नहीं है, 10 है कि 20 है कि 50 है कि 100 है। रुई की तरह धुनाई होगी। झूठ बोलने की आदत, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, वो सोच रहे हैं झूठ बोलने में पकड़े जाएंगे, सच बोलेंगे तो रुई की तरह धुनाई होगी। लास्ट में निर्णय क्या लेता है, मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता है। सच बोलने पर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के नौ पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। क्या करें, उधेड़ बुंद में है। भई गति सांप छुछुंदर केरी, उगिलत आन्हर लीलत कोरी। छुछुंदर जब सांप छुछुंदर को पकड़ लेता है, अगर छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा, अगर निगल गया तो कोरी बन जाएगा। ऐसी दशा होती है। सांप कभी छुछुंदर को नहीं पकड़ता है, तो इसकी दशा सांप छुछुंदर की हो गई है। क्या करें, जाके घर झूठ बोलने की चिट्ठी डाल दिए हैं, और कहीं पता लग गया कि चिट्ठी जिसके पास गया था उसके पास कोई बड़े भाई मिल गए, हम चिट्ठी दिए थे ना, चिट्ठी कहाँ आया था, तो उस वक्त और धुनाई पड़ेगी जब सच का पोल खुलेगा। तो इसी उधेड़ बुंद में लेखक अपने बाल अवस्था में सोचता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से अपने मन में सोचते हैं क्या करें, इधर करें उधर करें, लास्ट में इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। 15 मिनट इधर है कि शाम होने को है, सूरज भगवान धीरे धीरे जो है अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि घर जाओ रात हो रही है। इस तरह देर हो रही थी, उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाना मतलब दिन का खत्म होना। आदमी जब बुढ़ापा की तरफ बढ़ता है तो उसकी आयु क्या होती है, खत्म होती है ना। तो दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा। देखो हिंदी में शब्द का कमाल, लिख सकता है दिन घटता जा रहा था, नहीं लिखा है, लिखा है कि दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, शब्द को बदल के। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पीटने का भय जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे फिर रही थी। कहीं भाग जाएं, किसी हितई पर हितई कहीं चले जाएं, फिर 2-4 दिन के बाद आएंगे तो क्रोध ठंडा हो जाएगा। तरह तरह की बातें सोचता है। ये चेहरे पर जो है दुधारी तलवार लटका हुआ जिसमें 2 धार होता है, इधर मारे कि उधर मारे। इस तरह दशा लेखक की हो जाती है बचपन में। कभी कभी बच्चों की दशा आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है, आप सोचिए कब हुआ है। देखिए यहां पर सबसे अच्छा बात, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। जब आदमी किसी बात को सोच लेता कि यही करेंगे तो दुविधा की बेड़ियां क्या होती है, कट जाती है। उसके बाद क्या दुविधा की बेड़ियां थी और क्या दृढ़ संकल्प ये किया, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया। मैं कुएं में घुसकर चिट्ठी को निकालूंगा। इसके बाद जितने दुविधा के बादल से सब छट गए, आसमान खाली हो गया कि अब हम कुएं में घुसेंगे, चिट्ठी को निकालेंगे। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। भयंकर निर्णय था कि कुएं में घुसेंगे, उसमें सर्प है, वो हमको काटेगा, हम मर जाएंगे। लेकिन जो मरने से नहीं डरता है उसको क्या। जब सोच लिए कि कुएं में जाना है तो जाना है। अथवा मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह जानबूझकर तो फिर अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है।
इधर से 20 आदमी आ रहे हैं वो तलवार लेकर के, तो कोई निहत्था आदमी सोचे कि मरेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जो मरने को तैयार है उसको 100 वो तलवार लेके आओ चाहे 200 लेके आओ, क्या फर्क पड़ता है। जो मरने को तैयार है, कि जब ये मरने को तैयार है तो कुएं में कूदे, चाहे सांप काटे चाहे नहीं काटे, इसका क्या भय है। ये दिमाग में सोचता है यार, ये लड़का सोचता है, लेखक श्री राम शर्मा जो बच्चे के रूप में है। उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए विषधर सर्प से, विषधर मतलब क्या होता है, सर्प का एक पर्यायवाची शब्द है विषधर, मणिधर, भुजंग, चक्षुश्रवा, ये सब सर्प का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। भिड़ने को तैयार हो गया, पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरी जिंदगी। अब तो पासा फेंक चुके हैं, या तो मौत को आलिंगन लगाए, नहीं तो अगर जिंदगी अगर बचने की होगी तो सांप से बच जाएंगे, चिट्ठी निकल आएगी। इस तरह का सोच करके कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से पहले सांप को मार दूंगा। डंडा जो है नारायण वाहन है, बबुल का डंडा, पहले सांप को मार देंगे, दिमाग में सोच रहा है, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। पहले बहुत कुछ सोच रहा था, ये करेंगे, उस पर मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद सोचा कि कहीं भाग जाएंगे, उसके बाद सोचा कि जाके माँ के आंचल में घुस जाएंगे। सब कुछ करने के बाद ये निर्णय लिया कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। ये इसके लिए यहां पर दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। जब कुएं में घुसकर चिट्ठी निकालने का निर्णय ले लिया, उसके बाद जिसके मन में जितने भी चिंता की रेखाएं थी चेहरे पर से सब खत्म हो गई। तो कुएं में घुसने का मतलब मौत से लड़ना। ये लड़का ठान लिया कि हम कुएं में घुसेंगे, सर्प अगर काटेगा तो मरेंगे, अगर बचेंगे तो चिट्ठी को निकाल के लाएंगे। देखो कितना बड़ा निर्णय है। कहने का मतलब कि घर में अगर जाके सच बोल दें कुएं में चिट्ठी गिर गई तो बड़े भाई साहब मार के हमको खत्म नहीं न कर देंगे, 2-4 घंटा पीटेंगे, उस वक्त कम से कम पहुंच तो जाएंगे। यहां अगर सर्प काट लिया तो क्या होगा, मर जाएंगे। लेकिन बाल मन की बात है, लड़के बहुत कुछ सोचते समझते हैं, जैसा उस लेखक के साथ हुआ। इसीलिए इसको स्मृति में दिया है कि मैं मौत से बचा। अरे मौत से बचा नहीं, ये कुएं में सर्प था, उसमें चिट्ठी निकालना है, जाने के बाद काट भी सकता है, और साथ में क्या है तो कोई छोटा भाई और कोई नहीं है। अगर वो अंदर जाके मर जाता सांप पे काटने से तो छोटा भाई क्या करता है, चिल्लाते हुए घर जाता, जाके बोलता तो घर से लोग आते उसको बाहर निकालते, यही ना होता। लेकिन चिट्ठियां उठा लूंगा, बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। विश्वास था कि डंडे सर्प को मार देंगे और चिट्ठी को निकाल करके चलते बनेंगे। कितना जल्दी कह दिया, डंडे सर्प को मार देंगे और चिट्ठी देके चल देंगे। आगे क्या होता है देखिए। छोटा भाई रोता था, उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटा भाई रो रहा था, उसके रोने का मतलब कि भैया नीचे मत जाओ, सर्प काट लेगा तो मर जाएगा। लेकिन बड़ा बोल कि नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, चिट्ठी निकालेंगे। इस तरह की बात है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वो छोटा कह नहीं रहा था कि रोने का उसका मतलब यही था कि तुम मत जाओ, सर्प तुमको काटेगा। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं बैठी हुई थी, सजीव और नग्न रूप में, सजीव सर्प के रूप में बैठी हुई थी। जैसे घुसेंगे कूदेंगे सर्प जरूर हम पर आक्रमण करेगा, हमको काट लेगा। उसके बाद मुझे भी नग्न होना पड़ा, नंगा हो गया, अपने भाई को भी नंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, 2 गो हो गया, एक चना वाली 3 गो हो गया, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, एगो ही बांधा था, एगो छोटा भाई बांधा था। जाड़े का दिन था,
अपने नंगा हो गया, एगो धोती हो गया, अपने छोटे भाई को नंगा कर दिया, दूसरा धोती। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को नंगा होने में क्या होगा, तो ईश्वर का रूप है। तो इस तरह से दोनों नंगे हो गए। नंगे होने के बाद अपना एगो चना जो माँ दी थी बांध करके उसको भुजवाने के लिए एगो धोती 3 गो हो गया, और एक एक धोती दोनों बांधे हुआ था अपने अपने कान में, तो 5 गो धोती हुआ ना, 5 गो धोती हो गया। क्या किया 5 धोती को, कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कुआं जो है 24 हाथ गहरा था, तो एगो धोती कम से कम 5 हाथ होगा ना, ज्यादा होगा ना, 6 हाथ 7 हाथ होगा हाथ के हिसाब से ये। तो इसका मतलब कि 30 फीट 40 फीट हुआ सब धोती जोड़ के, और 24 फीट कुआं है, तो ज्यादा हो रहा है ना। एक दूसरे से गहराई के लिए हुई, हम लोगों ने धोती एक दूसरे की बांधी, खूब खींच खींच कर आजमा लिया, गांठें कड़ी कर ली। गांठ बांध बांध के दोनों खींचता था खूब दोनों तरफ से, जब कहीं बीच में खुले नहीं। देखिए छोटे छोटे बच्चे कभी कभी बहुत दिमाग से काम लेते हैं। खींच खींच कर आजमा लिया, गांठें कड़ी है नहीं, अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा, उसे कुएं में डाल दिया, दूसरे सिरे पर डेंग, वो लकड़ी जिस पर चरस पूर टिकता है। देखना पहले तो अब नहीं, ये कुआं अब तो बहुत कम हो गया, सारे भर दिए गए। पहले कुआं में जो है मोटा सा एगो लकड़ी रखा था बीच में, कुएं के बीचों बीच में एक पैर उस पर रख के और लोग पानी भरते थे। भरा है कुएं से पानी अभी तक? भरा है कि नहीं? तो लोग कुएं से पानी किसी को भरते हुए देखा है? हम लोग देखे थे जिस वक्त नलकूप का आविष्कार नहीं था, उस वक्त लोग अपने घर में बाल्टी के बदले मिट्टी का गगरी रखते थे, घैला जिसको बोलते हैं, और उसी में रस्सी बांध करके और कुएं से पानी भर के लाया जाता था पहले। जिस वक्त नलकूप का आविष्कार हुआ था लेकिन बहुत कम था। इसके पहले लोग नदी के किनारे बसते थे, तो ये कपड़ा धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए नदी में ले जाते थे, ऐसी समस्या थी। तो कहने का मतलब ये है, अब तुम लोगों के जमाने में तो सब आ गया है, नलकूप हो गया है, जिसके घर में व्यवस्था है, मोटर लगा दिया है, ऊपर टंकी लगा दिया गया है, हर जगह नल की व्यवस्था है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक सिरे को डंडा से बांधा और दूसरा जो मोटा जो लकड़ी रहता उससे बांध दिया, अच्छा, कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर दे करके ऐसे बांध दिया, गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई कितने साल का था? केवल 8 वर्ष का। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, छोटा भाई रोने लगा। वो रोने में माहिर था। ये लगा जब, अरे भाई बड़े छोटा था, उसको अपने बड़े से प्रेम था, उसके दिमाग में ये बराबर बात हंट कर रही थी कि जाएगा इसको कुआं में सर्प काटेगा, ही मर जाएगा। और रो रहा है लेकिन कह नहीं रहा है कि भैया मत जाओ। हो सकता है कि उसको कहने की इस तरह की व्यवस्था उसके अंदर नहीं हो, ऐसा अंदर से दिमाग नहीं खुल रहा हो, लेकिन रो रहा है जरूर। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, आश्वासन मतलब सांत्वना, ढाढ़स बढ़ाना, दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को, आए परेशान मत हो, मैं जहां कुएं के नीचे पहुंचा कि सांप को तुरंत मार देंगे और तुरंत चिट्ठी उठाएंगे, लेके आ जाएंगे। ऐसा सोचा, सांप को मार दूंगा। मेरा विश्वास ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप को इस बबूल के डंडा से मार दिया था। ये पहले उसी डंडा से सांप को मारता था, इसलिए उसको विश्वास था कि हम नीचे जाएंगे, पहले सांप को मार देंगे, मौत टल जाएगी, चिट्ठी उठाएंगे, आराम से चले जाएंगे। ऐसा वो सोच रहा था। मुझे सांप का तनिक भय न था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मतलब सहज आसान काम। लेकिन कुएं के जाने के बाद क्या होती है, या अभी जो नजारा ये सोच रहा है ऐसे है, तो कुआं के अंदर ऐसे हो जाता है, एकदम उल्टा। सर्प जो एकदम पोजीशन में खड़ा है, एकदम
ये गेहूं सर्प था, किंजुली, ये कुंडली मार करके और एक हाथ अपना उठा करके ऐसे किए हुए है। अब ऐसे किए हुए सर्प को कोई देखेगा, वो भी छोटा बच्चा, तो सोचो क्या होगा उसके दिमाग में। यहां तक मैंने इसको पढ़ाया, इसके आगे इसका समापन आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी मैं जो भी पढ़ाए हैं इससे मैं आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप बताइए। प्लीज कम हियर, आइए, आओ जरा, एक मिनट रुक। जब चिट्ठी कुएं में गिर जाती है तो जो लेखक है बचपन में, बाल रूप में, अपने मन में क्या सोचता है? इधर घूमो। अपने मन में वो क्या सोचता है चिट्ठी कुआं में गिर जाने के बाद? सोचता है कि पहले तो मैं जब उनके बड़े भैया जो थे उनको चिट्ठी दिए थे तो उनको डर था कि वो अगर मैं घर पे गया तो मुझे मारेंगे या फिर डांटेंगे। फिर सोचता है कि मैं घर पे चला जाऊँ तो माँ बचा लेंगी। तो उसके बाद फिर सोचता है कि नहीं, मुझे निकालना है कुएं में से जाकर। तो फिर अपने भाई को सांस दिलाते और फिर दोनों भाई मिलके और कुएं में से चिट्ठी निकालते। स्पष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि आप मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। अगर जो आप बोले हैं, अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए और इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर कितना नंबर देगा? इस बात को कभी सोच रहे हैं? चलो प्लीज कम हियर, आप आइए। दृढ़ निश्चय से दुविधा की बेरियां कट जाती है। अभी इसमें आपको डायलॉग मिला। किस परिस्थिति में जाने के बाद लेखक ने यह निर्णय लिया? इसके पहले उसकी स्थिति क्या थी, क्या क्या सोच रहा था? प्रश्न को नहीं समझा। जैसे निर्णय लिया, दुविधा कट गया, उसका दृढ़ निश्चय किया कि अच्छा यही बताओ कि दृढ़ निश्चय वो क्या किया जिसके चलते उसकी दुविधा की बेड़ी कट गई? बताइए क्या दृढ़ निश्चय किया? कुआं में जाने के लिए। दुविधा क्या क्या था उसके अंदर? बस यही था, और बोलो। डर रहा है क्या? या आने के बाद लोग डरने लगते हैं, यही तो बात है। यही हेजिटेशन तोड़ने के लिए सब चीज की व्यवस्था की गई है। चलो आप आइए, आप चलो आओ। चिट्ठी जब कुएं में गिर गई, उसके बाद ऐसे घूमिए इधर। चिट्ठी जब कुएं में गिर गई, उसके बाद लेखक श्री राम शर्मा जो बाल अवस्था में थे, अपने मन में क्या सोच रहे हैं? चिट्ठी गिरने के बाद क्या दुविधा है उनके मन में? बोलो कुछ भी। 3-5 गो तर्क है उसमें, 5 में कम से कम 3 तर्क आप बतलाइए। तो चिट्ठी गिरने के बाद वो सोच रहे हैं कि अगर हम घर जाके बता देंगे तो मार पड़ेगी। एक तर्क हुआ। दूसरा सोच रहे हैं कि उसमें माटी डाल के उसे छुपा देंगे। हाँ ठीक है। और घर बोल देंगे कि हमने वो डाक घर में हाँ। चिट्ठी डाल दी। तीसरा तर्क? तीसरा सोच रहे हैं कि कहीं हम चले जाएंगे कुछ दिन के लिए। हाँ। उसके बाद जब मामला शांत हो जाएगा तब आएंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा बोला। तो आप आइए, उसको पीछे से मिलिए। 3 गो तर्क ही बता दिया, 2 गो जो बाकी तर्क है तुम बताओ। उसका 2 गो जो बाकी तर्क है, आप अच्छे सीधा हो। ऐसे को तुम्हारा चेहरा जाएगा, घर पर दिखाएगा अपने मम्मी को कि देखो हम बोल रहे हैं। सोचा था कि जाके माँ को बता देंगे और भैया को समझा देंगे। अच्छा, और तू और एक और तर्क बताओ। झूठ सच की बात है, इशारा कर दिया मैंने। अब बोलो। घर पे झूठ बोल देंगे? क्या लेखक को झूठ बोलने आता था? वो तो बच्चा था। फिर अपने मन में सोचा, लास्ट तर्क दिया कि अपने मन में सोचा कि जाके झूठ बोल देंगे, लेकिन झूठ बोलने तो आता नहीं, तुरंत पकड़ लिए जाएंगे, ऐसा तर्क था। चलिए
तुम आओ, तुम आगे बैठो, चलो। कुएं में जब चिट्ठी गिर गई, उस परिस्थिति को लेखक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करता है अपनी स्थिति। क्या उदाहरण देता है वहां पर? चिट्ठी जब कुएं के अंदर गिर जाती है तो वहां पर एक उदाहरण पेश करता है। क्या उदाहरण दे रहा है, बोलिए? बिजली जैसा है। नहीं, उदाहरण क्या था? कौन बताएगा? मालूम है तुमको? नहीं, आप मालूम है कैसी दशा हो गई थी? कोई एक आदमी आके बताए। हिरन वाली घटना है। कौन सी घटना है? जाओ देखिए, हम बताते हैं। जब चिट्ठी गिर गई कुएं के अंदर, तो जिस तरह से कोई शिकारी किसी चरते हुए हिरन को गोली मार दे, उसके बाद तड़पने लगता है गोली लगने से, वैसी दशा लेखक की हो गई। चिट्ठी गिरने के बाद उस गोली लगे हुए हिरन की तरह तड़पने लगा। ये उदाहरण दिया हुआ है। आप ध्यान से किसी चीज को सुनेंगे तब न समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। आज मैं इस पाठ को समापन नहीं कर पाया। कल आप इसको, जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं, आप इसके बाद इसको घर से थोड़ा सा पढ़ के आइए, तब बात समझ में आएगी। धन्यवाद।